ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रेडियो पर खबर चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि सिटी में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है और इन सारे क्राइम के पीछे हाथ है एक मिस्टीरियस मैन का। और वो जो आदमी है वो बहुत सारी क्राइम एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। उसने कई जगह से बहुत सारे पैसे चोरी किए हैं और ड्रग सप्लाई में भी वो इन्वॉल्व है। अब कोरियन इंटेलिजेंस उसके लिए एक स्पेशल टीम बना रही है ताकि उसे पकड़ा जा सके। फिर सीन चेंज होता है और हमें हमारी कहानी का हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम पार्क चंग-हुन होता है, जो कि सोच रहा होता है कि उसे अब सक्सेसफुल होना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। वो एक रेस्टोरेंट में होता है, तभी उसके रूम में उसके फादर इन लॉ और उसकी वाइफ मीहो आती है। उसकी वाइफ उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और पार्क चंग-हुन कहता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है और मेरा बहुत मन था कि तुम्हें कहीं बाहर डिनर पर ले चलूं। ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है, तो तुम्हें इतने महंगे रेस्टोरेंट में लाने की क्या जरूरत थी? ऐसा खाना तो मैं घर पर भी बना सकती थी। फिर वो आदमी कहता है कि आज हमारा स्पेशल डे था और मैं इसे तुम्हारे साथ स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता था। तभी उसकी वाइफ उसे रियलाइज कराती है कि वो कर्जे में डूबे हुए हैं और उन्हें हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये सुनकर पार्क चंग-हुन जवाब देता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे हाथ बहुत फेमस केस लगा है जो कि किसी हॉस्पिटल का मर्डर केस है और उसके बाद मैं टीवी पर आने लगूंगा और हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे और हम सारा कर्जा उतार देंगे। ये सुनकर उसकी वाइफ शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे भी पता होता है कि ये केस काफी टाइम से टीवी पर चल रहा होता है। तभी पार्क चंग-हुन के पास उस केस के प्रोसिक्यूटर की कॉल आती है। पार्क चंग-हुन प्रोसिक्यूटर से अकेले में मिलने जाता है, इसलिए वो अपनी वाइफ और अपने फादर इन लॉ को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। जाते वक्त उसे एक वेट्रेस कॉफी ऑफर करती है और वो उस कॉफी को ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो कार ड्राइव कर रहा होता है और उस कॉफी को पीने के बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। वो उसके बाद कार को हैंडल नहीं कर पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन हमें 7 दिन पहले का दिखाया जाता है जहां पर वो और उसकी वाइफ लेटे होते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहां पर हमें उन दोनों की नोक जोक भी दिखाई जाती है। फिर पार्क चंग-हुन उठता है और ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। इधर उसकी वाइफ आगे से रोस्ट करती है और उसे बताती है कि उनकी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी हैं और उसे ये केस हर हाल में जीतना ही होगा। यहां पर हमें समझ में आ रहा होता है कि इनके हालात क्या है और पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। यहां पर पार्क चंग-हुन अपनी वाइफ से कहता है कि वो ये केस हर हाल में जीत कर आएगा। फिर वहां उसके फादर इन लॉ आ जाते हैं और वो उनके साथ अपने ऑफिस चला जाता है, जहां पर उनकी बातचीत से पता चलता है कि उसने आज जो केस लिया है वो एक क्रिप्टो करेंसी स्कैम केस है जिसमें उसने भी बहुत सारे पैसे लगाए होते हैं और वो हर हाल में वो केस जीतना चाहता है क्योंकि उसके बाद उसे उसके पैसे भी मिल जाएंगे और उसने कई पैसे लोन लिए होते हैं और उसने वो पैसे जज को दिए होते हैं ताकि फैसला उसके हाथ में आए और वो ये केस जीत जाए। लेकिन तभी कोर्ट में कुछ शॉकिंग हो जाता है। जिस जज को उसने पैसे दिए होते हैं उस जज को हटा दिया गया होता है और वो ये केस हार चुका होता है। ये देखकर उसके बाकी के क्लाइंट्स भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे तैसे करके वो अपनी जान वहां से बचाता है और बाहर आता है। बाहर आकर वो अपने फादर इन लॉ के साथ बैठकर अपना दुख शेयर कर रहा होता है कि तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है और उसकी वाइफ उससे पूछती है केस का क्या हुआ। वो अपनी वाइफ को डरते हुए बताता है कि वो ये केस हार गया है, जिसे सुन उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उससे बोलती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें पार्क चंग-हुन रात के टाइम अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहां वो उसे अपना सारा दुख बता रहा होता है कि कैसे उसकी बीवी उसे डिवोर्स देना चाहती है और कैसे लोन वाले उससे पैसे वापस मांग रहे हैं और वो हर केस हार जाता है, लेकिन उसका आईक्यू बहुत स्ट्रांग है। तभी सीन उस आदमी के घर पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसका फादर इन लॉ कुछ सामान लेकर बाहर निकल रहा होता है। इधर उसकी वाइफ भी पार्क चंग-हुन को कॉल कर रही होती है, पर पार्क चंग-हुन कोई भी फोन नहीं उठा रहा होता है। और जैसे ही उसके फादर इन लॉ बाहर निकलते हैं तो उसकी वाइफ अपने पिता से पूछती है कि आप ये सामान लेकर कहां जा रहे हो। तब उसके पिता उसे जवाब देते हैं कि तुम बिना पार्क चंग-हुन के रह सकती हो, तुम स्ट्रांग हो, बट मुझे पार्क चंग-हुन का साथ देना होगा, उसको मेरी जरूरत है। उसके फादर इन लॉ पार्क चंग-हुन को कपड़े देते हैं और वो बोलता है कि वो आज रात ऑफिस में ही रुकेगा वरना आपकी बेटी मुझे बहुत मारेगी। फिर तभी उस आदमी के पास उस सिटी के मेयर का कॉल आता है जो उससे पर्सनली मिलना चाहता है।
ये देखकर पार्क चंग-हुन शॉक्ड हो जाता है और उससे एक सुनसान लोकेशन में मिलने जाता है, जिसमें वो आदमी उससे कहता है कि वो एक क्रिमिनल केस में उसका इन्वॉल्वमेंट चाहता है और पार्क को वो उसी फेमस केस के बारे में बताता है। ये केस बेसिकली ये था कि किन्हीं 3 लोगों ने एक डॉक्टर का मर्डर करके उसको गाड़ी की टैंक में डाल दिया था। जब उनसे पूछा गया तो वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन मेयर को तो उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए थी ताकि वो डॉक्टर की हेल्प कर पाए। पार्क उनकी मदद करने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन मेयर की बातें सुनकर पार्क चंग-हुन को उसके ऊपर कुछ शक होता है। फिर मेयर उसे बताता है कि उन्हीं लोगों ने उसे मेयर बनाया है और वो चाहते हैं कि वो मेयर उनकी उंगलियों पर नाचे, लेकिन मेयर उनको गलत साबित करके सजा दिलाना चाहता है। फिर इसके बाद मेयर पार्क को कुछ पैसे देता है और उसको लालच देता है कि अगर तुम इस केस को सॉल्व करोगे तो हो सकता है तुम टीवी पर भी आ जाओ और तुम्हारा करियर भी अच्छा हो जाए। तो एज अ लॉयर तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे और इससे तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी हो जाएगी। ये सुनने के बाद पार्क चांग-हुन के अंदर कुछ लालच आ जाता है और वो हाँ बोल देता है। फिर अगले दिन पार्क चांग-हुन जेल में जाता है और जहां पर उन 3 कैदियों से मिलता है जो बहुत वीआईपी तरीके से रह रहे होते हैं। जहां उन तीनों को लग रहा होता है कि पार्क चांग-हुन उनकी हेल्प कर रहा है, बट एक्चुअल में पार्क चांग-हुन तो उनको इन्वेस्टिगेट करने आया है, सच्चाई जानने के लिए। वो तीनों आदमी पार्क चांग-हुन को एक फाइल देते हैं और उसे बोलते हैं कि इसको याद कर लो, यही तुम्हें कोर्ट के सामने बोलना है। पार्क चांग-हुन वो फाइल बड़े आराम से ले लेता है और उनको रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, क्यों नहीं जी, बिल्कुल। यहां पर पार्क चांग-हुन से वो आदमी पूछते हैं कि क्या तुम हमसे कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते, जिस पर पार्क चांग-हुन कहता है कि मैं आपका लॉयर नहीं, मैं आपका ओबीडियंट हूं, जो आप मुझे बोलेंगे मैं वही करूंगा। तभी उन तीनों आदमियों में से किसी एक आदमी के पास कॉल आता है हॉस्पिटल में से, जो बोल रहा होता है कि आज सुबह कोई लॉयर आया था और वो बोल रहा है कि उसको सीसीटीवी फुटेज के बारे में कुछ पता है और जिसमें उन तीनों की सच्चाई है। ये सुनकर वो तीनों आदमी डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो तो उन्होंने डॉक्टर हंस की वाइफ को दिया था, फिर ये किसी लॉयर को कैसे मिल सकता है। असल में ये चीज पार्क चंग-हुन ने जानबूझकर करवाई होती है, उन तीनों के अंदर डर फैलाने के लिए, ताकि वो अपना सच कबूल कर दे। पार्क चंग-हुन के हाथ में कॉफी होती है जिसमें एक रिकॉर्डिंग टेप लगा होता है और पार्क चंग-हुन उनको बाय बोलकर वहां से चल देता है और वो कॉफी को वहीं छोड़ देता है, जिससे वो फोन पर तीनों की सारी बातें सुन सकता था। जहां पर वो तीनों कह रहे होते हैं कि अगर वो सीसीटीवी फुटेज किसी के भी हाथ लगी तो उन्हें सजा मिल सकती है और उन्हें फांसी पर भी लटकाया जा सकता है। जिस चीज से पार्क चंग-हुन को समझ में आ जाता है कि ये तीनों बहुत ही बुरे हैं। फिर वो ये सारी डिटेल मेयर को देता है और मेयर को वो बताता है कि इन सब के केस में कोई ना कोई चौथा इंसान भी इन्वॉल्व है, शायद वो डॉक्टर हंस की वाइफ है जिसके पास वो सीसीटीवी फुटेज है। यहां पर पार्क चांग-हुन मेयर से बोलता है कि वो उनकी वाइफ से मिलना चाहेगा और उसे इन्वेस्टिगेट करेगा, जिस पर मेयर भी बोलता है कि वो भी उसकी वाइफ से मिलना चाहेगा, लेकिन वो पार्क चांग-हुन को उनसे मिलाने के लिए मना कर देता है। फिर ये दोनों एक सलाह करते हैं, ये दोनों ही उसकी वाइफ से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर हंस की वाइफ एक कुकिंग शो कर रही होती है, जहां पर बहुत सारे कैमरा और काफी लोग उन्हें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे ही उनका कुकिंग शो खत्म होता है, वो अपने रूम में जाती है और वहां पर मेयर भी आ जाता है और वहां पर पार्क चांग-हुन भी होता है। तभी वहां पर दिखाया जाता है कोई अननोन आदमी डॉक्टर हंस की वाइफ के रूम में जाता है और वो रूम लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद ऊपर से डॉक्टर हंस की वाइफ की चीखने की आवाज आती है। जब ये सब भागकर जाते हैं तो रूम अंदर से लॉक होता है और फिर सब उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी से नहीं टूटता। तभी पार्क चंग-हुन अपना दिमाग यूज करके उस रूम का लॉक तोड़ देता है और वो अंदर देखता है तो डॉक्टर हंस की वाइफ बेहोश पड़ी होती है और कोई खिड़की से भाग चुका होता है, जिसे पार्क चंग-हुन देख लेता है। फिर डॉक्टर हंस की वाइफ होश में आती है और मेयर और पार्क चंग-हुन इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां पर पहले तो मेयर को डॉक्टर हंस की वाइफ उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताने से मना कर देती है, लेकिन फिर पार्क चंग-हुन उन्हें वहां पर रिकॉर्डिंग सुनाता है और उन्हें धमकाता है कि अगर उन्होंने कुछ सच नहीं बताया तो वो भी जेल में जा सकती हैं और इससे वो बहुत बुरी तरीके से फंसेंगी और उनका करियर भी बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर वो हाँ कर देती हैं और ये लोग उन्हें फोर्स करते हैं कि वो उनकी मदद करेंगी। फिर डॉक्टर हंस की वाइफ पार्क चंग-हुन को एक मंदिर में ले जाती है, जहां पर उन्होंने उस सीसीटीवी फुटेज को छुपाया होता है। वो सीसीटीवी फुटेज पार्क चांग-हुन को दे देती हैं और उसे समझाती हैं कि तुम इस केस में पड़ तो गए हो, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये केस बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर वो लोग उस मंदिर से बाहर निकल कर आते हैं, जहां पर पार्क चांग-हुन उनसे उस चौथे इंसान का नाम पूछता है जो इस केस में इन्वॉल्व है
वो चौथे इंसान का नाम गोंग जी हुन बताती हैं और बताती हैं कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसे जो चाहिए होता है वो ले लेता है और तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर पार्क चांग-हून रिकॉर्डिंग को अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा होता है, जहां पर उसे पता चलता है कि वो तीनों उस डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार देते हैं और उससे बार बार उसी पेपर वर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे वो पब्लिश करना चाहता था। पर वो डॉक्टर कहता है, भले ही तुम मुझे मार दो पर वो पेपर वर्क मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। यहां पर वो लोग उसे बहुत ज्यादा बेरहमी से मार देते हैं। फिर वो तीनों परेशान हो रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उन तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और उसकी वाइफ घर में परेशान हो रही होती है कि पार्क चैंग-हुन अभी तक क्यों नहीं आया, जहां पर उसका फादर उसे छेड़ रहा होता है कि वाह, आज तुम उसका वेट कर रही हो। ये देखकर उसकी वाइफ को थोड़ा गुस्सा आता है और तभी गेट पर कोई आता है। उसकी वाइफ को लगता है कि ये पार्क चैंग-हुन है। वो गेट खोलती है तो वहां पर लोन वाले होते हैं और वो लोग उन्हें हैरेस करने लगते हैं और लोन मांगते हैं और वो उन्हें धमकी देकर जाते हैं कि कैसे वो कल आकर उनका घर सीज देंगे। फिर पार्क चैंग-हुन की वाइफ को भी इस लोन के बारे में नहीं पता होता है कि उसने किसी कंपनी से लोन ले रखा होता है और वो अपने फादर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि उन्होंने भी उससे इस चीज के बारे में नहीं बताया। जिस चीज को देखकर उसके फादर पार्क चैंग-हुन को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे लोन वाले घर आए थे और उसे घर सीज करने की धमकी देकर गए हैं। तभी पार्क चैंग-हुन वहां पर गोंग जी-हुन के बारे में चेक कर रहा होता है और उसी बीच उसकी वाइफ का भी कॉल आता है जो वो नहीं उठाता। तभी वहां पर उसे मेयर का भी कॉल आता है। फिर मेयर भी परेशान हो जाता है कि पार्क चैंग-हुन फोन क्यों नहीं उठा रहा है। यहाँ पर पार्क चैंग-हुन को समझ में आता है कि कैसे गोंग जी-हुन अपना लोगों से काम निकलवाता है। वो उन्हें पैसे देकर खरीद लेता है, फिर उन्हें वो वैसे ही ट्रीट करता है जैसे उसका मन करता है। ये सारी चीजें देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और फिर वो अपना सामान उठाकर अपने घर आ जाता है, जहां पर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ी होती है। फिर वो अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश करता है और उसे वही पैसे देता है जो मेयर ने उसे दिए थे। फिर वो लोग रूम में होते हैं जहां पर उसकी वाइफ उसे सारी बात बताती है कि कैसे जिन लोगों से कर्जा ले रखा है वो घर आते हैं और बेइज्जती करके जाते हैं, जिस पर पार्क चैंग-हुन उसको कहता है कि बस 2 दिन की बात है, उसके बाद तो वो अमीर ही हो जाएगा और कल उसकी एनिवर्सरी है, इसलिए वो अपना मूड ना खराब करे। जिस पर उसकी वाइफ उससे बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर पार्क चांग-हून कहता है कि उसे इस बार एनिवर्सरी पर एक बेबी चाहिए, जिस पर उसकी वाइफ मना कर देती है और यहां पर वो बोलती है कि तुम्हारा लोगों ने नाम सही रखा है, बिग माउथ। तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो लेकिन तुम काम कुछ नहीं करते। फिर वो आदमी कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें फादर इन लॉ ने मेरा निकनेम बता दिया है। ये सुनकर पार्क चांग-हुन और वो दोनों हंसने लगते हैं और वो सो जाते हैं। फिर सुबह हम देखते हैं कि पार्क चांग-हुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो गोंग जी-हुन को वो वीडियो क्लिप बेचने की बात करता है जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा, इसलिए वो उसे कॉल भी करता है और उसे बताता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। ये देखकर गोंग जी-हुन शॉक्ड हो जाता है और उसे अपने घर पर आने के लिए कहता है, जिस पर पार्क चांग-हुन उसके घर जाता है और उसका बड़ा सा महल देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि अमीर होने के भी अपने ही मजे हैं। जब वो घर में एंटर करता है तो वो हर एक चीज को देख रहा होता है और वो उस चीज के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर आया होता है। वो एक पेपर पर बहुत सारी लाइंस लिखकर आया होता है जो उसे गोंग जी-हुन के सामने बोलनी होती हैं। फिर वो गोंग जी-हुन से मिलता है और वो उसको अपना कार्ड देता है, जहां पर पार्क चांग-हुन उससे वो बात करना स्टार्ट करता है कि आपको उस हॉस्पिटल के मर्डर केस के बारे में तो पता ही होगा। गोंग जी-हुन कहता है हाँ। फिर पार्क चांग-हुन कहता है कि उसमें किसी चौथे बंदे का नाम लिया जा रहा है और मुझे लगता है कि वो चौथा बंदा आप हैं। गोंग जी-हुन कहता है क्या बकवास है, ये मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है और तुम्हें कैसे पता कि वो चौथा बंदा मैं ही हूं। फिर पार्क चांग-हुन उसको ऑफर देता है कि तुम वो वीडियो क्लिप मुझसे खरीद लो, जिस पर वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ये मैं फालतू की चीज तुमसे क्यों खरीदूंगा जिस चीज में मैं इन्वॉल्व भी नहीं हूं। फिर वो उसका वो कार्ड भी फाड़ देता है। पार्क चांग-हुन उससे धमकी देता है कि वो कोर्ट में जाकर उसे इस केस में जरूर घसीटेगा। फिर वहां से निकलकर जाता है और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं होता। वो मेयर को कॉल करता है और उससे बोलता है कि वो सारी चीजें मेयर को दे देगा और फिर वही सीन रिपीट होता है कि वो अपनी एनिवर्सरी वाले दिन वो रिकॉर्डिंग मेयर को देने जाता है और रास्ते में उसका बहुत गंदा एक्सीडेंट हो जाता है। पार्क चांग-हुन तो सेफ होता है लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब लग रही होती हैं। और फिर एपिसोड 2। फिर पार्क चांग-हुन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं।
आंखें बंद करते करते भी उसको अपने पास्ट का सीन याद आ रहा होता है, और जहां पर वो मीहो के सामने एक स्पोर्ट्स कंपटीशन में हार गया था, लेकिन मीहो ने उसका साथ वहां पर भी नहीं छोड़ा था। फिर उसे होश आता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ मीहो वहां रूम में होती है। फिर वो अपनी वाइफ से अपने सेलफोन के बारे में पूछता है और उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसका सेलफोन उसे कार क्रैश में नहीं मिला। तभी वो अपने सेलफोन को ढूंढने के लिए वहां से उठ जाता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो पार्क चंग हुन को ड्रग्स के केस में अरेस्ट कर लेती है। ये सब देखकर उसकी वाइफ शॉक हो जाती है और वो उसे बोलती है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हें इस केस से बाहर जल्दी निकालूंगी। फिर जब वो जेल में होता है तो उसे याद आता है कि उसको ड्रिंक में मिलाकर किसी ने ड्रग दिया था। वो पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे मेयर से मिलवाया जाए और वो मेयर को सारी बात बताता है। और फिर यहाँ पर मेयर बहुत गुस्सा होता है ये जानकर कि वो गोंग जी हुन से मिला है, और वो उसे बोलता है कि वो इसकी इस केस में कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी गोंग जी हुन के मामले में पड़ता है वो कभी वापस नहीं आता। और सीन शिफ्ट होता है। यहां पर पुलिस पार्क चंग-हुन के ऑफिस को चेक कर रही होती है, जिसे देख पार्क चंग-हुन के फादर इन लॉ शॉक हो जाते हैं और पुलिस को वहां से बहुत सारे ड्रग्स और पैसे मिलते हैं। जिसके बाद पुलिस पार्क चंगा-हुन को दूसरे जेल में ट्रांसफर कर देती है, जहां पर बहुत बड़े बड़े गुंडे होते हैं। उसको उन 3 वीआईपी गुंडों के सामने ले जाया जाता है जिन्होंने डॉक्टर का मर्डर किया था, और वो उसे बहुत मारते हैं उनके साथ गद्दारी करने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें मेयर दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ में गोंग जी हुन से मिलने गया होता है। वहां पर गोंग जी हुन की वाइफ भी होती है और यहाँ पर ये चारों एक दूसरे को उल्टा सीधा सुना रहे होते हैं। तभी मेयर का एक आदमी आकर उससे टीवी ऑन करने के लिए कहता है, और जब मेयर टीवी ऑन करता है तो वो देखता है कि बिग माउस पार्क चंगा-हुन को डिक्लेयर कर दिया गया होता है, क्योंकि उसके पास से बहुत सारे ड्रग्स और पैसे मिले होते हैं। ये देखकर मेयर और गोंग जी हुन शॉक हो जाते हैं। गोंग जी हुन पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और पार्क चंगा-हुन की हालत के बारे में पूछता है। तभी वो लोग बताते हैं कि वो तीनों वीआईपी कैदी उसे हैरेस कर रहे होते हैं। फिर गोंग जी हुन उन्हें डांटता है और बोलता है कि वो मरना नहीं चाहिए, उसे अपने पैसे उससे वापस लेने हैं। तभी डॉक्टर की टीम जाकर पार्क चंग-हुन की ट्रीटमेंट करती है। तभी सीन चेंज होता है। मीहो और मेयर दोनों पार्क चंग-हुन से मिलने आते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें मिलने नहीं देती है। तभी वो लोग वापस जा रहे होते हैं और मीहो के फादर का कॉल आता है मेयर के पास, जो उससे बोलते हैं कि मीहो को घर वापस नहीं लाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मीडिया आई हुई होती है। लेकिन तभी वो न्यूज मीडिया को फोन पर देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, और वो बोलती है कि वो न्यूज वालों को फेस करेगी और वो इंटरव्यू देगी, क्योंकि टीवी तो जेल में भी दिखाई जाती है। उधर पार्क चंग-हुन को एक नए रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर टीवी चल रही होती है। यहां पर मीहो मीडिया के सामने अपने स्टेटमेंट्स देती है और उसमें वो पार्क चंग-हुन को बहुत ज्यादा हिम्मत देती है, जिन्हें सुनकर पार्क चंग-हुन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक इन्वेस्टिगेटर आया होता है। वो पार्क चंग-हुन के स्टेटमेंट्स ले रहा होता है लाई डिटेक्टर के थ्रू, जहां पर वो पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि पार्क चंग-हुन ही बिग माउस है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो सारी स्टेटमेंट्स बाहर से मेयर देख रहा होता है। अब फिर जब पार्क चंग-हुन वापस आ रहा होता है जेल में, तो वो देखता है कि बाहर उसके ही बैनर और पोस्टर लगे होते हैं। हर जगह उसकी न्यूज चल रही होती है। जब वो वापस जेल में आता है तो वही 3 वीआईपी कैदी उससे मिलते हैं और उससे पूछते हैं, क्या सच में तुम बिग माउस हो? ये सुनकर पार्क चंग-हुन उन पर हमला करने लगता है और उसके बाद पुलिस उन्हें अलग कर देती है और पार्क चंग-हुन को एक रूम में छोड़ देती है जाकर, जहां पर उसे नए रूममेट्स मिलते हैं। और उनमें से एक बंदा पार्क चंग-हुन के पास आता है। वो बोलता है, क्या सच में तुम बिग माउस हो? मैं तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मेरा ड्रीम था बिग माउस से मिलना। और फिर वहां पर बैठा एक बूढ़ा आदमी पार्क चंग-हुन से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है। पार्क चंग-हुन उसे नहीं बताता है और वो आदमी बताता है कि वो इससे उसका फ्यूचर पता लगाएगा, जिस पर वो कहता है कि मेरी वाइफ मेरा फ्यूचर पहले ही पता लगा चुकी है, जिसमें उसने मुझे बताया कि मैं भले ही कितना बड़ा लूजर हूं, लेकिन मैं जल्दी नहीं मरूंगा। फिर सीन चेंज होता है और वो इन्वेस्टिगेटर गोंग जी हुन के घर पर दिखाया जाता है, जहां पर वो गोंग जी हुन उस इन्वेस्टिगेटर से पूछ रहा होता है, क्या सच में पार्क चंग-हुन बिग माउस है? ये सुनकर वो आदमी बोलता है कि अभी इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर वो कुछ बातें करता है उससे और उसके बाद गोंग जी हुन वहां से चला जाता है। वो देखता है कि गोंग जी हुन की वहां पर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है। उसके जाने के बाद पीछे से एक कार आती है जिसमें मेयर बैठा होता है और वो इन्वेस्टिगेटर को बिठा लेता है। इन्वेस्टिगेटर मेयर को एक पूरी लिस्ट देता है जिसमें वो उन लोगों के बारे में बताता है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर से मेयर पूछता है, क्या सच में पार्क चंग-हुन बिग माउस है?
इस पर इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीन चेंज होता है। मीहो अपने फादर के साथ और प्रोसिक्यूटर के साथ बैठकर पता लगा रही होती है कि उसके हस्बैंड को किसने इस ड्रग्स के केस में फंसाया होता है। उसे याद आता है कि उस दिन होटल में भी उस औरत ने उसके हस्बैंड को कॉफी दी थी जिसके अंदर ड्रग था, और उसके बाद से वो औरत भी वहां से गायब है। इसका मतलब उसके हस्बैंड पार्क चंग-हुन को फंसाया जा रहा है। सीन जेल में शिफ्ट होता है जहां पर हलचल मची होती है और सबको लग रहा होता है कि पार्क चंग-हुन कैसे बिग माउस हो सकता है, और हर कोई अपनी अपनी प्रेडिक्शन लगा रहा होता है कि बिग माउस तो बहुत बड़ा आदमी है, उसकी कमर पर एक बड़ा सा चूहा बना हुआ है जिसकी वजह से उसको बिग माउस बोला जाता है। और कोई बोल रहा होता है कि नहीं, बिग माउस तो एक बोल्ड लड़की है और वो बहुत ज्यादा बहादुर है, इसलिए उसको भी बिग माउस बोला जाता है। ये सब देखकर एक गैंगस्टर को जलन हो रही होती है और वो सीधा पार्क चंग-हुन के पास जाता है। पार्क चंग-हुन खाना खा रहा होता है। उसकी प्लेट खींचकर कहता है, क्या तुम सच में बिग माउस हो? पार्क चंग-हुन थोड़ा गुस्से में होता है और वो गैंगस्टर पार्क चंग-हुन को बहुत मारता है। ये सारी चीजें जेल का जेलर देख रहा होता है। वो पार्क चंग-हुन को एक रूम में बुलाता है जहां पर वो पार्क चंग-हुन को बहुत अच्छा खाना देता है। पार्क चंग-हुन चुपचाप से खाना शुरू कर देता है। फिर वो जेलर उससे पूछता है, क्या तुम सच में बिग माउस हो? जिस पर पार्क चंग-हुन कहता है कि मुझे नहीं पता, सब लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मेरा नाम तो बिग माउथ था, लेकिन पता नहीं किसी ने बिग माउस कैसे रख दिया। ये सुनकर वो जेलर भी पार्क चंग-हुन को बहुत मारता है और उसको अंदर एक सेल में ट्रांसफर करवा देता है। जहां पर वो अकेला होता है वहां से पानी टपक रहा होता है जिसको देखकर उसको अपनी फैमिली का एक मोमेंट याद आता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मीहो समझ जाती है कि सारी जड़ की फसाद वो हॉस्पिटल है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहां पर नए स्टाफ का रिक्रूटमेंट चल रहा होता है जिस पर मीहो अपना इंटरव्यू देती है, और वो इंटरव्यू कोई और नहीं बल्कि मेयर की वाइफ जूही ले रही होती है। मेयर की वाइफ मीहो की बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसे सेलेक्ट कर लेती है। सीन चेंज होता है। मेयर पार्क चंग-हुन से मिलने जाता है और वो पार्क चंग-हुन को बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने हॉस्पिटल का स्टाफ ज्वाइन कर लिया है और वो सब ठीक कर देगी। ये सुनकर पार्क चंग-हुन कहता है, प्लीज मेरी वाइफ को इन सब चीजों से दूर रखो। जिस पर मेयर जवाब देता है, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी बीवी कितनी जिद्दी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। पार्क चंग-हुन अपने सेल में लेटा होता है और उसको अपने पुराने किस्से याद आ रहे होते हैं कि वो जब भी फेल हुआ है तब मीहो उसके साथ रही है, और वो उसे एक लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है कि वो सुसाइड करना चाहता है। तभी वहां पर वो फॉर्चून टेलर आता है और वो उससे बोलता है, क्या तुम सुसाइड करने का सोच रहे हो? नहीं मर पाओगे, तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा है, अगर तुम मरोगे भी तो तुम्हारे सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे पर तुम जिंदा बच जाओगे। फिर पार्क चंग-हुन वहां पर खड़े बाकी कैदियों को देखता है और वो बोलता है, मैं खुद से क्यों मरूं, मैं इन सब लोगों को प्रोवोक करूंगा और ये लोग खुद ही मुझे मार देंगे। सबसे पहले वो गैंगस्टर के पास जाता है लेकिन वहां कुछ नहीं होता और वो इतनी जोर से उस गैंगस्टर को मुक्का देता है कि वो दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर वहां खड़े लोग शॉक हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। फिर हम देखते हैं कि वहां पार्क चंग-हुन दूसरे गैंगस्टर के पास जाता है और जिसको वो प्रोवोक करता है और उसे बोलता है, अगर तुमने तुम्हारी मां का दूध पिया है तो मुझे मारो। लेकिन अपनी मां का नाम सुनकर वो रोना शुरू कर देता है और यहां पर पार्क चंग-हुन को समझ में आता है कि उसका मिशन फेल हो गया है। अब जेल में नई गॉसिप बन गई होती है जिससे जेल के लोग उससे डर रहे होते हैं और आज उसे खाना भी बहुत ज्यादा दिया जाता है। ये देखकर पार्क चंग-हुन का पार्टनर जेरी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे न्यूज देता है कि कैसे एक प्रिजनर ने भागने की कोशिश की और उसे मार दिया गया था और वो अब जेल से भागने की सोचता है और रात के वक्त वो भाग जाता है और तभी अलार्म बजता है और वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं उसे शूट करने के लिए। तभी जेलर को नहीं पता होता कि वो पार्क चंग-हुन है। ये बाकी सारे गार्ड्स को उसे शूट करने के ऑर्डर दे देता है और फिर पार्क चंग-हुन ग्राउंड में जाकर चिल्लाने लगता है कि मुझे मार दो, मुझे मार दो, और फिर एक गार्ड उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और एपिसोड 3। तभी जेलर देख लेता है कि ये तो पार्क चंग-हुन है और सबको शूट करने से मना कर देता है और उसे एक सॉलिटरी जेल में डलवा देता है। और फिर वो जेलर गोंग जी-हुन को कॉल करके बता देता है कि पार्क चंग-हुन ने आज भागने की कोशिश की है और गोंग जी-हुन उसे पैसों का लालच देकर पार्क चंग-हुन को जिंदा रखने की बात करता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मीहो को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल ज्वाइन कर चुकी है और सारे स्टाफ से अपना इंट्रोडक्शन करवा रही होती है, लेकिन कोई भी स्टाफ का मेंबर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां लंच का टाइम होता है और सब लोग लंच के लिए चले जाते हैं। उनकी हेड कहती है मीहो से कि तुम्हारा लंच का टाइम अभी नहीं हुआ है। मीहो को लगता है कि ये सब उसे हल्के में ले रहे होते हैं
और फिर वो जाकर सारे पेशेंट्स को दवाई देती है और तभी वहां एक पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा होता है। मीहो उसको सीपीआर देकर स्टेबल कर देती है और अलार्म बजा देती है, लेकिन कोई भी उस चीज पर ध्यान नहीं देता और फिर मीहो को ही वो पूरी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। जैसे ही वो हैंडल हो जाता है तभी वहां पर जूही आ जाती है, जो उस हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी और जो मेयर की वाइफ थी। वो उसको बहुत डांटती है और बोलती है, तुम्हें ऐसा करने की परमिशन किसने दी थी? मीहो कहती है, मुझे इसके लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। मैं एक सर्टिफाइड नर्स हूं और मुझे पता है कि मुझे मेरी ड्यूटी कैसे करनी है। तभी वो डायरेक्टर उसे धमकी देकर वहां से चली जाती है और फिर एक डॉक्टर आकर उसे बताता है कि इनके फैमिली वालों ने डीएनआर साइन कर दिया है, मतलब 7th फ्लोर पर जितने भी पेशेंट हैं वो सारे मरने के लिए ही हैं और इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और मीहो ये सब देखकर लंच कर रही होती है। तभी वो देखती है कि स्टाफ का एक बंदा एक लड़की को मना रहा होता है डीएनआर साइन करने के लिए, ये बोलकर कि तुम मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम इस डीएनआर पर साइन कर दो। वो लड़की फिर मजबूरी में डीएनआर पर साइन कर देती है। फिर मीहो ये सारी चीजें जाकर अपने फादर और मेयर को बताती है, जिस पर मेयर बहुत ज्यादा शांत होता है। मीहो उससे उसकी शांति की वजह पूछती है। फिर मेयर आकर उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है जो कि डिवोर्स पेपर होते हैं। मीहो को बहुत गुस्सा आता है और वो पेपर को फाड़ देती है और बोलती है कि पाक चंजुन की हिम्मत कैसे हुई कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजने की, और मैं कल ही जाकर उससे मिलूंगी। मेयर फिर बताता है कि तुम उससे नहीं मिल सकती हो, वो सॉलिटरी सेल में है। सीन जेल में शिफ्ट होता है और हमें वो जेलर दिखाया जाता है और आज उसके पास बहुत सारे पैसे आए होते हैं। जेलर के अंदर लालच आ जाता है और वो अपने गार्ड को बुलाकर कल असेंबली शिफ्ट करवाने के लिए बोलता है और उसे लगता है कि अगर सच में पार्क चंजुन बिग माउस है तो वो उससे और ज्यादा पैसे लेगा और फिर कल सारे लोग असेंबली में शिफ्ट हो जाते हैं। जेलर आकर सबको लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है और सारे कैदियों को अलग करना शुरू कर देता है। जिन्होंने पैसे दिए होते हैं उनके अलग नाम अनाउंस हो रहे होते हैं, जिन्होंने पैसे नहीं दिए होते उनके अलग नाम। जेरी ये सारी चीजें पार्क चांगहून को समझाता है कि जेलर पैसों के बेस पर कैदियों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है। जेरी बताता है कि यहां पर 3 ग्रुप बने हुए हैं। ए ग्रुप में वो लोग हैं जिनसे ये जेलर कुछ काम नहीं करवाता, ग्रुप बी में भी वो लोग हैं जिनसे ये जेलर थोड़ा बहुत काम करवाता है, और ग्रुप सी में वो लोग हैं जिनसे ये जेलर सारे ही काम करवाता है। अब तभी वहां पर एक आदमी को मारना शुरू कर देते हैं और पार्क चांगहुन उसे रोकता है और जेलर जलन की वजह से पार्क चांगहुन को भी ग्रुप सी में डाल देता है, जिनसे बहुत गंदे गंदे काम करवाए जाते हैं। सीन ग्राउंड पर शिफ्ट होता है। जो ग्रुप ए के लोग होते हैं वो पार्क चांगहुन के लिए प्लानिंग करते हैं उसे मरवाने के लिए। वो एक गुंडे को हायर करते हैं और जैसे ही वो गुंडा ग्राउंड पर पार्क चांगहुन पर अटैक करने चलता है तभी जेलर उसे देख लेता है, अलार्म बजा देता है और सारे कैदी देखने लगते हैं कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है और सभी सोल्जर्स जाकर पार्क चांगहुन को बचा लेते हैं। फिर सीन चेंज होता है। पार्क चांगहुन को मेडिकल रूम में ले जाया जाता है क्योंकि इस फाइट के बीच में उसका बहुत सारा ब्लड निकल चुका होता है, जहां पर जेलर उससे बोलता है कि तुम्हें बचाने में हाथ गोंग जी हुन का है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम बिग माउस हो और अगर तुम बिग माउस हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, वरना तुम्हारी बीवी और उसके साथ तुम्हारे फादर इन लॉ की जान को खतरा भी हो सकता है। अपनी बीवी का नाम सुनकर पार्क चांगहुन अपने एक्सप्रेशंस चेंज कर लेता है और वो यहाँ पर बिग माउस की तरह रिएक्ट कर रहा होता है और वो बोलता है कि इस केस से मेरी बीवी को दूर रखो, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ पर जेलर भी डर जाता है, ये तो बिल्कुल बिग माउस की तरह लग रहा है। और फिर सीन चेंज होता है। पार्क चांगहुन सी ग्रुप में काम कर रहा होता है और वो उसी गंदी जगह को साफ कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक जेलर आकर उन्हें बताता है कि तुम्हारा खाना आ गया। जब वो खाना देखते हैं तो खाना बहुत ही घटिया होता है, जिसको देखकर वो लोग खाना नहीं खाते हैं। फिर पार्क चांगहुन उनसे बोलता है कि हम खाना खाएंगे, इसके लिए हमें ये बाल्टी उठानी होगी और अपने हक के लिए लड़ना होगा। फिर वो बाहर आता है और गंदी बाल्टियों के साथ सबसे लड़ना शुरू कर देता है। सभी उसको वापस भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुलिस उन लोगों से बोलती है कि वापस अपनी पोजीशन पर जाओ, वरना तुम लोगों को शूट कर दिया जाएगा। पर वो उनसे बहुत बोल्ड तरीके से लड़ता है और ये सारी चीजें सारे जेल के लोग देखने आते हैं। तभी वहां पर जेलर आता है और वो पार्क चांगहुन को वापस अपनी पोजीशन पर जाने के लिए कहता है। पार्क चांगहुन उसके पास जाता है और उसके कान में बोलता है कि यहां मैं अकेला नहीं हूं, यहां मेरे लोग हैं और मेरे एक इशारे पर वो तुम्हारी फैमिली को कुछ भी कर सकते हैं। अब बहुत ही इंटेंस माहौल हो जाता है
कि क्या जेलर इन्हें अच्छा खाना देगा या नहीं। लेकिन जेलर उनके फेवर में डिसीजन दे देता है, जिसे देखकर पार चंगुन के सभी फैन बन जाते हैं और वो सब लोग अच्छा खाना खाने के लिए चले जाते हैं। मैस में सभी लोग पार चंगुन का स्वागत कर रहे होते हैं। फिर बाहर पार चंगुन से कोई मिलने आता है। पार चंगुन को लगता है कि वो इन्वेस्टिगेटर होगा, लेकिन जब वो जाकर देखता है तो वहां उसकी बीवी होती है और मेयर वहां से चला जाता है उन्हें प्राइवेसी देकर। मेयर के जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। और मीहो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिवोर्स पेपर भेजने की? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पाक चंगुन उसे समझाता है कि तुम्हें सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, जिससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। लेकिन मीहो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे लिए लड़ूंगी। ये सुनकर पार चंगू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बहुत तेज तेज रोने लगता है। पार चंगू की हालत देखकर मीहो भी रोना शुरू कर देती है और वो पार चंगू का चेहरा अपने हाथ में पकड़कर उसके आंसू पोंछती है और उसको बहुत अच्छे से हक करती है। फिर सीन चेंज होता है। पार चंगू को सॉलिटरी सेल में रखने की सजा मिलती है। यहां पर पार चंगू पूरी रात सोचकर यह डिसीजन लेता है कि उसे अब बिग माउस का नकाब पहनना होगा अपनी बीवी को बचाने के लिए। और सुबह वही होता है। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पार चंगू जेरी को बुलाकर बोलता है कि जाकर सबसे पूछो कि उनकी कोई विश क्या है और वो उनकी विश पूरी करेगा। जेरी काफी लोगों से पूछता है, लेकिन 3 ही लोग अपनी विश बताने के लिए तैयार होते हैं और पाक चंगुन उनसे चर्च में मिलने को बोल देता है। तो वहां पर एक फॉर्चून टेलर आदमी आता है। पाक चंगुन उनसे बोलता है कि आपको पता है कि मैं बिग माउस नहीं हूं। लेकिन वो आदमी बोलता है कि मैं चाहता हूं तुम मेरी ये विश पूरी करो। उसकी बेटी कई सालों पहले गायब हो गई थी। कई जगह रिपोर्ट की गई, लेकिन किसी ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया और वो अपनी बेटी को ढूंढवाना चाहता है और उससे एक बार मिलना चाहता है। पाक चंगुन उनसे बोलता है कि अपनी सारी डिटेल्स एक पेपर में लिखकर दे दो, मैं ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी वहां पर साइकोपैथ आता है और पाक चंगुन उससे पूछता है, तुम्हारी क्या विश है? वो उसको बताता है कि उसकी मां एक कैंसर पेशेंट है और उन्हें बोन मरो की जरूरत है, तो उसे पता लगाना है कि उसकी मां ठीक हुई है या नहीं, क्योंकि वो उनका इलाज कराना चाहता है। पाक चंगुन उसको सारी डिटेल्स एक पेपर में लिख कर देने को कहता है। फिर सीन चेंज होता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि मीहो उसी डॉक्टर के बारे में पता लगा रही होती है, लेकिन सारा स्टाफ तो उस डॉक्टर की बुराई करता है, लेकिन पेशेंट उसकी तारीफ करते हैं। मीहो कंफ्यूज होती है कि किस पर ट्रस्ट करे या किस पर नहीं। वो सारी चीजें अपने फादर के साथ शेयर करती है और तभी वहां पर एक लेडी बैठकर उनकी बातें सुन रही होती है। अब पता नहीं इस लेडी का इस चीज में क्या रोल होता है। तभी उसे वहां की डायरेक्टर बुलाती है और डायरेक्टर उससे बोलती है कि तुम बिग माउस की वाइफ हो तो यहां से रिजाइन कर दो, हम किसी क्रिमिनल की वाइफ को जॉब नहीं देते। ये सुनकर मीहो अपने फेवर में कुछ लॉज बोलती है, जिस पर डायरेक्टर कन्विंस हो जाती है और वो डायरेक्टर से उस प्रोफेसर की रिसर्च के बारे में बोलती है, जिस पर डायरेक्टर बोलती है कि उसे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, क्योंकि उसकी वजह से उसका हॉस्पिटल ऑलरेडी बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। अब वो सब इन चीजों के बारे में वापस बात नहीं करना चाहते हैं। फिर सीन चेंज होता है और वो तीनों वीआईपी प्रिजनर्स जेलर के साथ मिलकर पार्क चांगहून को मारने का प्लान बनाते हैं। वो फिर से उसी आदमी को हायर करते हैं और उसके साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। जिस आदमी ने पहले अटैक किया होता है वो आदमी दोबारा से परेशान होकर पार्क चांगहून की सेल में जाता है और वो उनके सामने घुटने टेक देता है, जहां पर फॉर्चून टेलर उस आदमी का फ्यूचर बताता है और बोलता है तुम अकेले मारे जाओगे। और फिर पार्क चांगहून जेरी को उनका सामान चेक करने के लिए कहता है। जेरी उनका सामान चेक करता है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं निकलता। रात का वक्त होता है। पार्क चांगहून बहुत अलर्ट होकर सोया होता है, लेकिन वो प्रिजनर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता। फिर सुबह का वक्त होता है। पार्क चांगहून उस प्रिजनर से बात करता है कि तुम्हें उस जेलर ने खरीद लिया है क्या, पैसे देकर? वो हाँ बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। पार्क चांगहून उसको पैसों का लालच देता है और बोलता है कि मैं उन लोगों से ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन वो लोग दोबारा से आते हैं और फिर उस आदमी को लाइन देते हैं। फिर सीन चेंज होता है। अब पाक चंजुन के साथियों को और उन लोगों को एक साथ छोड़ दिया जाता है, जहां पर वो लोग पाक चंजुन के साथियों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन वो पाक चंजुन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता है। फिर वो तीनों वीआईपी कैदी पाक चंजुन की मौत के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी तीसरा कैदी बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैंने उस आदमी को हायर किया है पाक चंजुन को मारने के लिए? पाक चंजुन को तो कोई और मारेगा।
तभी हम देखते हैं कि साइड से वो साइकोपैथ चाकू लेकर आ रहा होता है, जिसको देखकर पार्क चंजुन को याद आता है कि उसने बोला था कि उसकी मां के इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो पार्क चंजुन पर चाकू से अटैक करता है, लेकिन तभी फॉर्चून टेलर उसे बचा लेता है और वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया होता है, लेकिन पार्क चंजुन के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक होते हैं। वो बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन दे रहा होता है और इसी मोमेंट पर वहां पर जेलर आ जाता है और वो फॉर्चून टेलर को मेडिकल रूम में भेज देता है क्योंकि उसे चाकू लग चुका था। यहां पर बहुत ही इंटेंस माहौल होता है और जेलर वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि जेलर फॉर्चून टेलर से मेडिकल रूम में मिलने जाता है और उससे बोलता है कि तुम पार्क चंजुन की जान क्यों बचाना चाहते थे। फिर फॉर्चून टेलर जेलर के कान में कुछ कहता है जो कि अभी तक के लिए सस्पेंस है। फिर सीन चेंज होता है। जेलर सारे कैदियों को सॉलिटरी सेल में डलवा देता है और उसके बाद वो 3 वीआईपी से मिलने जाता है जो जेलर को ब्लेम कर रहे होते हैं पार्क चंजुन को बचाने के लिए। जेलर उन्हें समझाता है और उन्हें बताता है कि अगर इनमें से कोई भी मर जाता तो इन्वेस्टिगेशन बैठती और उनके ऊपर नाम आ जाता और गोंग जिहुन को पता चल जाता कि तुम तीनों ने पार्क चंजुन को मरवाना चाहते हो। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। मीहो एक पेशेंट को इंजेक्शन लगा रही होती है। इंजेक्शन लगाने के बाद उस पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वहां पर उनकी हेड आती है और वो मीहो को डांटना स्टार्ट कर देती है क्योंकि मीहो ने उसे डोज ज्यादा लगा दिया होता है। लेकिन मीहो ने उस डोज की फोटो पहले से ही ले रखी होती है और वो उस हेड को दिखा देती है कि मैंने सिर्फ 1 मिलीलीटर डोज लगाया, मैंने कोई ज्यादा डोज नहीं लगाया। तभी वो वहां से चली जाती है और वो अपने साथ वाली नर्स से पूछती है कि तुमसे किसने बोला मेरे ऊपर नजर रखने के लिए। पर नर्स यहां पर रुक जाती है और कुछ नहीं बताती और वो भी वहां से चली जाती है। फिर सीन कॉन्फ्रेंस रूम में शिफ्ट होता है जहां पर उस हॉस्पिटल की हेड कॉन्फ्रेंस ले रही होती है और सभी डॉक्टर्स और नर्सेस से पूछती है किसी का कोई क्वेश्चन। तभी मीहो खड़ी हो जाती है और बोलती है जिनका मर्डर हुआ है मुझे उनके बारे में बात करनी है। उन्होंने जो रिसर्च पेपर लिखे थे वो मेरे हाथ लग चुके हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और मीहो ये सारी बात कॉल पर अपने फादर को बता देती है और तभी उसका जो शक होता है कि ये सब जानने के बाद कोई उसका पीछा करेगा वो यकीन में बदल जाता है। कोई उसका पीछा करता है घर जाते हुए, लेकिन रास्ते में उसके फादर उसे मिल जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। इसी बीच मेयर की कॉल आती है मीहो को और वो उसे बताते हैं कि वो उससे मिलना चाहते हैं और मीहो को समझ आ जाता है कि ये सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और उसे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि उसके हस्बैंड को इस केस में किसने धकेला है। फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहां पर पार्क चांग-हुन उस फॉर्चून टेलर से मिलने जाता है और वो उससे बात कर रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें उन वीआईपी कैदियों को दिखाया जाता है जिनमें से उस आदमी ने सुसाइड कर लिया होता है जिसने पार्क चांग-हुन के ऊपर अटैक किया होता है। फिर उसकी डेड बॉडी को बाहर लाया जाता है और पार्क चांग-हुन उसकी डेड बॉडी को देख रहा होता है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? जेलर पार्क चांग-हुन को वार्निंग देता है कि अगर इसने ये तुम्हारी वजह से किया था तो तुम बहुत जल्दी फंस जाओगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मेयर डायरेक्ट मीहो से उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर मीहो उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और बोलती है कि मैंने उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में झूठ बोला था, मेरे पास कोई रिसर्च पेपर नहीं है और मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है जिसने मेरे हस्बैंड को फंसाया है वो मुझे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मेयर उससे बोलता है तुम अपने हस्बैंड के ऊपर इतना क्यों यकीन करती हो सकता है वो सच में बिग माउस हो। इस पर मीहो कुछ नहीं बोलती और तभी वो बोलती है कि मुझे शक है कि आपकी वाइफ ये सब करवा रही है। ये सुनकर मेयर शॉक में आ जाता है। फिर वो बताती है कि हॉस्पिटल में भी डीएनआर प्रोसेस की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मुझे आपकी वाइफ के ऊपर शक है और मैं आप पर भी क्यों ट्रस्ट करूं। आप सीन शिफ्ट होता है जेल में जहां पार्क चंजुन जेल का डॉन बना होता है और हर जगह यही गॉसिप चल रही होती है कि पार्क चंजुन के ऊपर जिसने हमला किया था उसने सुसाइड कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है। गोंग जिहुन पार्क चंजुन से मिलने आता है और वो उससे पूछता है तुम सच बताओ, क्या तुम सच में बिग माउस हो? अगर तुम बिग माउस हो तो मेरे 100 बिलियन वापस करो। ये सुन पार्क चंहुन कहता है मैं तुम्हारे वो पैसे क्यों वापस करूं? उन पैसों की वजह से मेरी जान बची हुई है। यहां पर गोंग जिहुन उस पर यकीन नहीं कर रहा होता और वो उसे चैलेंज देता है कि अगर तुम सच में बिग माउस हो तो मुझे उन 5 ड्रग डीलर्स के नाम बताओ जिनसे हम दोनों ड्रग्स डील किया करते थे। और वो उसे ये चैलेंज देकर वहां से चला जाता है। फिर उसके तुरंत बाद पार्क चंहुन मेयर के पास फोन लगाता है और उनसे उन 5 ड्रग डीलर्स के नाम पूछने की कोशिश करता है, लेकिन मेयर के पास वो डायरी होती है जिसमें उन डीलर्स के नाम लिखे होते हैं और मेयर उसे कुछ नहीं बताता। तब तक वहां जेलर आ जाता है और वो पार्क चंहुन को ले जाता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन दो कैदियों ने उस आदमी के साथ मिलकर पार्क चंग-हुन के ऊपर अटैक किया होता है, वो बहुत ज्यादा तड़प रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं कि मुझे प्लीज इस जेल से बाहर निकालो, वरना बिग माउस हमें भी मार देगा। इससे वहां की पुलिस भी परेशान होती है और वो जेलर को इसके बारे में खबर देते हैं। जेलर इन सब चीजों के बारे में डॉक्टर को बताता है और डॉक्टर उनसे बोलता है कि उन्हें बाहर निकाल दो, वरना वो अंदर ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। फिर उन्हें बाहर निकाला जाता है। लंच टाइम होता है और फिर पार्क चांग-हुन अपनी चॉपस्टिक बहुत तेज से टेबल पर रखता है और तभी उन दोनों कैदियों की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर वहां पर बहुत शांति का माहौल छा जाता है और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और जेलर भी आ जाता है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये किसने किया है, क्या से क्या हुआ। फिर उनके मेडिकल सैंपल लिए जाते हैं और पता चलता है कि उन दोनों कैदियों ने जहर खा लिया था, इसलिए उनकी मौत हो गई है। और जेल में सबको लग रहा होता है कि उन्होंने बिग माउस से पंगा लिया था, इसलिए उनकी मौत हो गई है। जेलर सबकी सेल्स चेक करवाता है और उनका सामान चेक करवाता है कि कहीं इनके पास कुछ और तो नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पार्क चंजुन को धमकी दे रहा होता है, ये बोलकर कि वो जानता है कि वो सिर्फ एक आम सा लॉयर है, वो कोई बिग माउस नहीं है और अगर उसने 4 दिन में उन 5 ड्रग डीलर्स के नाम नहीं दिए तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और गोंग जी-हुन पॉलिटिकल लीडर से मिलने जाता है, लेकिन उसे अंदर एंट्री नहीं मिलती है, ये बोलकर कि अंदर एक ऑलरेडी वीआईपी गेस्ट आ रखा है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि ये मेयर की वाइफ जूही होती है और वहां पर सारी अटेंशन उसी को मिलती है और वो पॉलिटिकल लीडर बताता है कि शाम को मेयर और मैं डिनर के टाइम मिलने वाले हैं, तो गोंग जी-हुन उन्हें उसी टाइम ज्वाइन कर ले। शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर मेयर होता है और गोंग जी-हुन वहीं आ जाता है। गोंग जी-हुन उस पॉलिटिकल लीडर के बेटे के साथ अपने रिलेशन अच्छे बना लेता है और यहां पर सारी अटेंशन गोंग जी-हुन को मिल रही होती है और वो बात बात पर मेयर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि मेयर सब कुछ मेरी ही वजह से मेयर बना है और ये सारा सीन वहां पर चल रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है। ट्रेन में कोई आदमी मीहो का पीछा करता है और वो ये सारी बात कॉल करके अपने पिता को बता देती है और पिता प्रोसिक्यूटर को लेकर वहां पर आ जाते हैं और उस आदमी पर अटैक करते हैं। वो देखती है कि ये तो मेयर का आदमी होता है और वो मेयर को कॉल करती है। फिर मेयर उसे बताता है कि उसने ये सब उसकी सेफ्टी के लिए किया है, तो मीहो बोलती है कि वो उस पर ट्रस्ट कैसे करे। तभी मेयर उसे लिस्ट देता है और बोलता है कल जब तुम अपने पति से मिलना तो ये उसको दे देना जाकर। फिर मीहो उससे मिलने जाती है तो उसको वही लिस्ट दे देती है जाकर और यहाँ पर पार्क भी मीहो को समझा रहा होता है कि मेयर ट्रस्ट करने वाला आदमी है, तो तुम भी उस पर भरोसा करो क्योंकि वो हमारी मदद कर रहा है। इधर गोंग जी-हुन उस इन्वेस्टिगेटर को लालच देता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा दूंगा क्योंकि जो लिस्ट तुमने मेयर को दी है उसमें सारे नाम गलत लिखे हुए हैं और अगर कल पार्क चंग-हुन वही नाम बोले तो इसका मतलब मेयर भी उससे मिला हुआ है और वो एक ही बार में उन दोनों को उड़ा देगा। इधर जेल में भी बेट लग रही होती है क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्ट स्टेशन के पास आए होते हैं और उनके ऊपर बेट लग रही होती है। सभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये बेट कौन जीतेगा, वीआईपी या फिर बिग माउस। इधर जेरी इलीगल तरीके से बिग माउस के कार्ड बांट रहा होता है जिस पर उसे बहुत मार पड़ती है और उसके बाद उसको बिग माउस के पास छोड़ दिया जाता है जहां पर पार्क चांग-हुन उसे समझाता है। और इधर सीन शिफ्ट होता है और गोंग जी-हुन पार्क चांग-हुन से मिलने चला आता है और यहां पर उनके बीच का कंपटीशन चालू होता है। वो तीनों वीआईपी इस वक्त गोंग जी-हुन के पीछे खड़े होते हैं और इधर मेयर को गोंग जी-हुन बता देता है कि जो लिस्ट उसे इन्वेस्टिगेटर ने दी थी उसमें सारे नाम गलत लिखे हुए हैं। और इसी बीच मेयर भी पार्क चांग-हुन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जेलर उसे परमिशन नहीं देता है और वो देख रहे होते हैं कि अब पार्क चांग-हुन का क्या होगा और अब यह साबित हो जाएगा कि पार्क चांग-हुन बिग माउस है या नहीं। फिर वहां पर पार्क चंग-हुन आता है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और ये सब देखकर मेयर को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। सबसे पहले जेलर उस कंपटीशन को शुरू करवाता है जिसमें सबसे पहले गोंग जी-हुन उन 5 लोगों के नाम एक लिस्ट में लिखता है और फिर उन 5 लोगों के नाम दूसरी तरफ पार्क चंग-हुन लिस्ट में लिखता है। सबसे पहले जेलर गोंग जी-हुन की लिस्ट खोलता है जिसमें उन 5 लोगों के नाम होते हैं। फिर बारी आती है पार्क चंग-हुन की लिस्ट खोलने की और यहाँ पर बहुत सस्पेंस का माहौल बन जाता है। फिर वो जेलर पार्क चंग-हुन की लिस्ट खोलता है और गोंग जी-हुन को यकीन होता है कि उसने वही गलत नाम लिखे होंगे जो उसने उस डायरी में लिखे थे। फिर जैसे ही वो लिस्ट खोलता है तो वो लिस्ट सेम टू सेम मिल रही होती है जिसे देखकर जेलर, मेयर और सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो तीनों वीआईपी कैदी इतना डर जाते हैं कि अब वो वहां से अपनी जेल चेंज करवाने का सोच रहे होते हैं। और फिर गोंग जी-हुन कहता है
अगर तुम सच में बिग माउस हो तो मेरे $1 बिलियन वापस करो। जिसे वापस करने से पार्क चंग-हुन मना कर देता है। फिर शर्त के मुताबिक उसके पैसे आ जाते हैं। उनमें से कुछ पैसे वो जेलर को देता है और कुछ पैसे वो खुद रखता है और कुछ पैसे वो देकर सभी कैदियों को अच्छा लंच कराने के लिए बोलता है। सीन चेंज होता है और पार्क चंग-हुन जेलर से वही वीआईपी सेल लेने की बात करता है जो उन तीनों के पास होती है और वो वहां पर अपना दबदबा बनाने की भी कोशिश करता है। इधर वो तीनों वीआईपी गोंग जी-हुन से कहते हैं कि उन्हें इस जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करवा दिया जाए, जहां पर गोंग जी-हुन उन्हें समझाता है कि तुम्हारी सेवा पानी उस जेल में नहीं हो पाएगी जहां भी तुम्हें ट्रांसफर करवाया जाएगा और तुम वहां मर जाओगे और तुम्हारी खबर भी किसी को नहीं लगेगी। फिर सीन चेंज होता है। गोंग जी-हुन पार्क चंग-हुन की वाइफ से मिलने जाता है। वो उसकी वाइफ को बुलाता है, उसको डराने और धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन मीहो उससे नहीं डरती है। जब मीहो उससे मिलकर वापस आ रही होती है तो वो मेयर को कॉल करती है और उसको थैंक यू बोलती है कि उसकी वजह से पार्क चंग-हुन की जान बच गई है। यहां पर मेयर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और इधर उस डॉक्टर के अफेयर के बारे में प्रोसिक्यूटर और मीहो के फादर को पता चल चुका होता है, जहां पर वो उसी लड़की के साथ फिशिंग के लिए जाया करता था। बस उन्हें ये नहीं पता था कि वो लेडी कौन है। और फिर वो लोग उस लोकेशन पर जाकर चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि वो यहीं फिशिंग के लिए आया करता था। उन्हें वहां वो बूढ़ा आदमी मिलता है जिससे वो सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहां वो बूढ़ा आदमी बताता है कि हाँ, वो किसी औरत के साथ यहां पर फिशिंग के लिए आया करता था। फिर सीन चेंज होता है। मीहो अपने फादर और प्रोसिक्यूटर से मिलती है, जहां पर वो दोनों उसे बताते हैं कि उस डॉक्टर का किसी के साथ अफेयर था और वो उसी के साथ रहा करता था। यहां पर मीहो सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती है और उसे उसी मिस्टीरियस लेडी की याद आती है। सीन जेल में शिफ्ट होता है, जहां पर सारे लोग पार्क चंग-हुन को बहुत ज्यादा चीयर अप कर रहे होते हैं और ये उसकी विक्ट्री से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी फिर सीन बदलता है। मेयर उससे मिलने आता है। पार्क चंग-हुन को मेयर धमकाता है कि जब उसकी वाइफ को पता चलेगा कि उसका हस्बैंड सच में बिग माउस है तो उसका क्या हाल होगा, जिस पर पार्क चंग-हुन उसे समझाता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो वरना तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम्हें खुद आइडिया नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मीहो की लीडर उसे बताती है कि आज हम जेल में कैंप लगाने वाले हैं और नाइट ड्यूटी कोई और नर्स नहीं कर सकती है, तो वहां पर नाइट ड्यूटी तुम्हारी लगेगी। और इसी बीच वो मीहो को छेड़ रही होती है उसके हस्बैंड का नाम लेकर, जिस पर मीहो खुश हो जाती है और फिर वहां पर मीहो अपनी ड्यूटी कर रही होती है। वो देखती है कि वो लीडर सारे पेशेंट्स के ब्लड सैंपल लेकर एक रूम में जा रही होती है। मीहो उसका पीछा करती है और जैसे ही वो रूम में एंटर करती है, वहां पर गार्ड और हॉस्पिटल के चेयरमैन आ जाते हैं और वो मीहो को डरा धमकाकर वहां से निकाल देते हैं। यहां पर हमें पता चलता है कि उस रूम के अंदर एक और सीक्रेट रूम है, जहां पर वो लीडर चली गई होती है और मीहो को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो लीडर सबके ब्लड सैंपल लेकर क्या कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। इधर उन वीआईपी का जेल में डर डर कर बहुत बुरा हाल हो रखा होता है और गोंग जी-हुन उनसे मिलने आता है और वो तीनों गोंग जी-हुन से कहते हैं कि उन्हें इस जेल से ट्रांसफर करवा दिया जाए। फिर जब वो लोग ये सब बोलते हैं तो गोंग जी-हुन उन्हें मना कर देता है और वापस जाने लगता है। जब वो वापस जाता है तो सीढ़ियों पर बैठा पार्क चंग-हुन उससे मिलता है और वो पार्क चंग-हुन को धमकाने की कोशिश करता है कि अंदर तुम लीडर हो गए हो लेकिन बाहर का राजा मैं हूं, तो तुम्हारी वाइफ के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी गोंग जी-हुन की वाइफ का कॉल आता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसे डांट रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्यूनरल फ्लावर्स मुझे भेजने की, दोबारा से ऐसा बेहुदा मजाक मेरे साथ मत करना। लेकिन वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने उसे कोई फूल नहीं भेजे होते हैं। तभी पार्क चंग-हुन उसकी तरफ देखता है और तब पार्क चंग-हुन उसके कान में आकर बोलता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो वरना इस बार तुम्हारी वाइफ को फूल भेजे हैं, अगली बार पूरा गिफ्ट भेज दूंगा। फिर सीन चेंज होता है। मेयर मीहो को मिलने के लिए बुला रहा होता है, जहां पर मेयर उसे सच्चाई बताता है कि पार्क चंग-हुन ही बिग माउस है। उस दिन जो लिस्ट में उसने 5 ड्रग डीलर के नाम दिए थे वो सारे नाम गलत थे, लेकिन पार्क चंग-हुन ने कंपटीशन के टाइम सारे सही नाम लिए हैं। और यह सुनकर मीहो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि नहीं, उसे विश्वास नहीं है, वो अपने हस्बैंड को बहुत समय से जानती है, वो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेयर उसे इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर लेता है कि उसे इस बात पर विश्वास करना पड़ता है और वो घर आते आते बिल्कुल टूट जाती है। अब मीहो घर आकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और अपने फादर को वो सारी बातें बताती है जो उसकी गोंग जी-हुन और मेयर के साथ हुई थी, जिसमें वो बताती है कि उन लोगों ने बताया है कि पार्क चंग-हुन ही बिग माउस है। ये सुनकर उसके फादर उसे समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर मीहो इस मोमेंट पर कुछ नहीं सुन रही होती है।
सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। मीहो के हॉस्पिटल से सभी को जेल ले जाया जाता है वॉल्ट्री के लिए। फिर उधर जेल का सीन दिखाया जाता है जहां जेरी पार्क चंग-हुन को बताता है कि आज नर्स वॉलंटरी के लिए आ रही होंगी और आज उन्हें अच्छा खाना मिलेगा और वो उनके ब्लड सैंपल लेंगे और अच्छे से चेकअप करेंगे। इधर मीहो बहुत ज्यादा सैड होती है उन सारी बातों को लेकर और यहाँ पर गोंग जी-हुन की वाइफ भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। सीन चेंज होता है। मीहो हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर सारे कैदी उससे मिलने आते हैं ये जानकर कि ये बिग माउस की वाइफ है। तभी वहां पर एक जेलर आता है और वो उसे बताता है कि आपके हस्बैंड आपसे मिलना चाहते हैं। इधर पार्क चंग-हुन ने भी उन तीनों वीआईपी का रूम खाली करवा दिया होता है और उन तीनों को अंदर बंद करवा दिया होता है। उनमें से एक वीआईपी को उसने छोड़ दिया होता है जिसकी वाइफ उससे मिलने आती है। फिर जब मीहो अपने हस्बैंड से मिलने जाती है तो वो पार्क चंग-हुन को गले नहीं लगाती है और वो उनसे बार बार यही चीजें पूछ रही होती है, क्या तुम सच में बिग माउस हो? यहां पर पार्क चंग-हुन जवाब नहीं दे रहा होता और मीहो को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है। तभी पार्क चंग-हुन मीहो को एक सुनसान ग्राउंड पर ले जाता है क्योंकि उस रूम में जेलर ने कैमरा लगा रखे हैं और उनके थ्रू वो उनकी सारी बातें सुन सकता है। फिर वो उसको ग्राउंड पर ले जाकर बताता है कि एक दिन जब वो वॉशरूम में था तो किसी ने उसको आकर बेहोश कर दिया। जब उसने अपनी पॉकेट चेक की तो उसे पॉकेट में एक टैरो कार्ड था जिसके अंदर उन 5 ड्रग डीलर्स के नाम थे। ऐसे ही कई बार उसने देखा कि जब वो कैदी जिन्होंने उसके साथ लड़ाई की थी और उसे मारने की कोशिश की थी उनकी भी मौत होने के बाद वहां पर टैरो कार्ड्स मिले हैं और उनके थ्रू बिग माउस उसे मैसेज पहुंचा रहा है और इसलिए उसे उन 5 डीलर्स के नाम पता थे और उसे समझ में आ जाता है कि बिग माउस उसके साथ खेल रहा है और वो भी उसके साथ खेल रहा है। यहां पर उसकी सारी बातों पर मीहो यकीन कर लेती है और फिर पार्क चंग-हुन उसे वो टैरो कार्ड दिखाता है और उसे बताता है कि उसने कई सारे काम टैरो कार्ड के थ्रू ही बिग माउस से करवाए हैं। फिर यहां पर मीहो बहुत खुश होती है कि उसका हस्बैंड बिग माउस नहीं है। फिर वो जब वापस आ रही होती है तब बस में गोंग जी-हुन की वाइफ बोलती है कि सब आज रात मुझे एक पार्टी के लिए ज्वाइन करेंगे क्योंकि इससे मेरे हस्बैंड का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जिस पर मीहो मना कर देती है और वो बीच बस में से उतर जाती है और वो बस से उतरकर अपने फादर को बताती है कि पार्क चंग-हुन सच में बिग माउस नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है। मीहो अपनी नाइट ड्यूटी करने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तभी उसे मिस्टीरियस लेडी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है लेकिन उसके बदले वो उसे डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स देगी, जिसे सुनकर मीहो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बताती है कि उस डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स एक क्रॉस में है जिसे उस लेडी ने पहन रखा है। तभी वो उस लेडी का नाम पूछती है लेकिन तब तक उसे कोई छत से धक्का दे देता है। ये देखकर मीहो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर वहां पर पुलिस आती है और मीहो को याद आता है कि उसने जूही को भी क्रॉस वाला नेकलेस पहने देखा था तो शायद उसके पास ही डॉक्यूमेंट हो। वो जूही से जाकर वो नेकलेस मांगती है और वो नहीं खुलता है और फिर यहां पर माफी मांगती है। तभी बाथरूम से कोई मिस्टीरियस लेडी निकल कर आती है। वो ये सारी बातें अपने फादर को भी बताती है। शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें वो कुकिंग वाली लेडी दिखाई जाती है जो कि डॉक्टर हंस की वाइफ होती है और वो याद कर रही होती है कि जब उसका हस्बैंड उसे हैरेस कर रहा होता है तो भागकर वो एक रोड पर चली जाती है और वहां पर उसे वो डॉक्टर बचा लेता है और कैसे उनका अफेयर स्टार्ट होता है और कैसे वो उसे ये नेकलेस देता है और बोलता है कि इसकी हिफाजत ऐसे करना जैसे कि ये मैं खुद हूं और वो ये सब सोचकर रोने लगती है। और फिर मीहो मेयर से मिलती है और मेयर उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी से बिहेव करने के लिए माफी मांगती है। इधर हम देखते हैं कि जेल में उन तीनों वीआईपी कैदियों को बेल मिल चुकी होती है लेकिन वो उसमें से किसी एक कैदी को नहीं ले जाना चाहते थे जो पार्क चांग-हुन का साथ दे रहा होता है क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि ये कोर्ट में उनके अगेंस्ट गवाही देगा। ये सारी चीजें वो गैंग लीडर बता देता है और वो गैंग का लीडर पार्क चांग-हुन को धोखा दे देता है और उसे बताता है कि वो पार्क चांग-हुन की तरफ कभी था ही नहीं, वो हमेशा से उनके साथ था और जितने लोग पार्क चंग-हुन के पीछे खड़े होते हैं वो सब उस गैंग लीडर के साथ चले जाते हैं। यहां पर सिर्फ जेरी बचता है और पार्क चंग-हुन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मैंने इन सब को बेवकूफ बनाया है और पुलिस उस तीसरे वीआईपी कैदी को जेल में दोबारा डाल देती है जो कि डॉक्टर हंस होता है। जेलर कहीं जा रहा होता है और वो अपने किसी गार्ड को बताकर जाता है कि इस वीआईपी कैदी का ध्यान रखना और ये पार्क चंग-हुन से मिल ना पाए। फिर वो वीआईपी कैदी डर की वजह से उस गैंग लीडर के पास बैठा होता है और वो गैंग का लीडर उसे चर्च हॉल में ले जाता है और तभी वो उसे वहां बांध देता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मारने के लिए बोला गया है और ये ऐसा करने के लिए मुझसे गोंग जी-हुन ने कहा है। उसने बोला है कि अब तुम्हारी लाइफ का कुछ मतलब नहीं बनता। तभी वहां पर पार्क चंग-हुन आ जाता है
और वो उसे बचाने की कोशिश करता है। वो लोग ऐसा ड्रामा क्रिएट कर रहे होते हैं जिसमें उस गैंग लीडर के लोग और पार्क चंग-हुन के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी पार्क चंग-हुन उसे बचा लेता है। सीन मेडिकल रूम में शिफ्ट होता है, जहां पर वो पार्क चंग-हुन को बहुत ज्यादा थैंक यू कर रहा होता है और उससे पार्क चंग-हुन पूछता है कि क्या तुम मुझे डॉक्टर के बारे में बता सकते हो, उसके रिसर्च पेपर के बारे में। जिस पर वो काफी सारी बातें सुना देता है और उससे बोलता है तुम इस केस से दूर ही रहो, ये केस बहुत ज्यादा खतरनाक है। सब बातें सुनकर पार्क चंग-हुन वहां से वापस आ जाता है। जेरी उससे पूछता है कि तुम उस आदमी से क्या बातें करके आए हो, लेकिन वो जेरी को कुछ नहीं बताता और एक बहुत डीप स्माइल देकर वहां से चला जाता है। फिर से सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। वहां पर मीहो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और वो देखती है कि हॉस्पिटल में आज एक डीएनआर का केस हुआ है जिसमें एक पेशेंट मर गया है। और जब मीहो उसका ट्रीटमेंट करने जाती है तो उनकी हेड उसे रोक देती है ये बोलकर कि इसकी फैमिली ने डीएनआर साइन कर दिया है। फिर मीहो उसी बंदे के फ्यूनरल में होती है जहां पर हॉस्पिटल के चेयरमैन उनकी बॉडी को दफनाने से मना किए होते हैं। यहां पर मीहो को कुछ शक होता है और उसे लगता है कि शायद उस डॉक्टर ने इन सब चीजों के बारे में भी अपने रिसर्च पेपर में लिखा हो और वो अपने फादर को सारा किस्सा बता देती है कि आज रात जब उसकी ड्यूटी लगेगी तो वो उसका ब्लड सैंपल लेने जाएगी और उसे पता लगाएगी कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। फिर हमें मीहो का रात का सीन दिखाया जाता है। वो जैसे तैसे अंदर जाकर उस डेड बॉडी का ब्लड सैंपल ले लेती है, लेकिन कोई गार्ड उसे देख लेता है और उसकी कंप्लेन चेयरमैन और हेड से कर देता है। जैसे ही मीहो रूम से बाहर आती है तो वहां पर चेयरमैन और हेड आकर उससे कई सवाल करने लगते हैं, जिस पर मीहो कुछ जवाब नहीं देती है। चेयरमैन मीहो की चेकिंग करने के लिए बोलते हैं और गार्ड मीहो की चेकिंग करता है, जिससे उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि वहां पर मेयर भी आ जाता है जो अपनी वाइफ और चेयरमैन के साथ डिनर डेट पर जाने वाला था और वो उसको लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीहो वापस आकर उस डेड बॉडी के पास से रखा हुआ अपना ब्लड सैंपल लेती है और चुपचाप से छुपाकर वापस जाने लगती है। तभी हम लिफ्ट पर देखते हैं कि कोई अनजान आदमी आकर उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और लिफ्ट भी बंद हो जाती है और वो मीहो पर बहुत गंदे तरीके से अटैक करता है। लेकिन तभी लिफ्ट खुल जाती है और सामने मेयर खड़ा होता है। मेयर उसे बचा लेता है। तभी मीहो अपनी पॉकेट चेक करती है तो उसके अंदर वो ब्लड सैंपल होता है। मेयर पूछता है ये क्या है, तो वो बोलती है कि ये वही चाबी है जिससे हमें पता चलेगा कि उस डॉक्टर ने अपने रिसर्च पेपर में क्या क्या लिखा है। मीहो अपने फादर के पास पहुंचती है जहां पर उसके फादर उस ब्लड सैंपल को लैब में टेस्ट देने के लिए भेज देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जेल में, जहां पर लड़ाई की वजह से मदर मैरी की मूर्ति टूट चुकी होती है और अब एक नई मूर्ति लाई जाती है। पार्क चांग-हुन कहता है कि इस मूर्ति का पेमेंट वो करेगा। सारे प्रिजनर्स मदर मैरी के सामने प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं। प्रेयर खत्म होते ही पार्क चांग-हुन रूम के अंदर जाता है और एक बुक के अंदर वो टैरो कार्ड रख देता है जिसमें वो बोलता है कि बिग माउस को भी खुशी होनी चाहिए मेरी इस जीत की। लेकिन तभी उस विंडो से कोई बोलता हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि ये बिग माउस है, लेकिन जैसे ही वो विंडो खोलता है तो वहां पर वो फॉर्चून टेलर होता है जो उससे मजे ले रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। पार्क चांग-हुन ग्राउंड पर होता है। वो सोच रहा होता है कि इन सब में से कौन बिग माउस है। तभी उसे विश्वास होता है कि आज दोपहर तक जो भी बिग माउस है वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसने उस मूर्ति के अंदर एक कैमरा लगा रखा है जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। और तभी प्रोसिक्यूटर आकर उसे फोन देता है जिसमें वो बोलता है कि उसे मूर्ति के कैमरा के साथ अब यूएसबी कनेक्ट कर लेना। वो ऐसा ही करता है और वो रिकॉर्डिंग चेक करता है। रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि वहां पर कोई और नहीं, जेरी आया होता है। वो जेरी से जाकर पूछता है और उसे अंदर बुलाता है। जेरी से उस टैरो कार्ड के बारे में पूछता है तो जेरी उससे बोलता है कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि वो ऐसा क्या करता है टैरो कार्ड पर लिखकर, इसलिए वो अंदर से जाकर उस टैरो कार्ड को उठा लाता है। लेकिन यहाँ पर पार्क चांग-हुन को उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी जेरी उससे थोड़ा सा निराश होकर चला जाता है। फिर पार्क चांग-हुन पूरी रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। और फिर वो जेरी से जाकर बात करने की कोशिश करता है और वो देखता है कि जेरी को समझ में आ जाता है कि पार्क चांग-हुन कोई बिग माउस नहीं है और वो उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसने उसे भी ये चीज नहीं बताई और वो उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। इसी बीच उसकी वाइफ मीहो को बिग माउस ने गिफ्ट भी भेजा होता है जो कि फ्यूनरल फ्लावर्स होते हैं। टैरो कार्ड पर मूर्ख लिखा होता है। उसकी वाइफ मीहो उसे ये सारी चीजें कॉल करके बताती है
जिससे पार्क चंग-हुन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सीन चेंज होता है और हम देख रहे होते हैं कि एक जगह सारे पॉलिटिकल लीडर्स की कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और उसमें हम देखते हैं कि वो उस सिटी की हिस्ट्री को देख रहे होते हैं जिसमें किन किन महान लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया होता है। जहां पर मेयर की फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं होता, सब उसका मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन मेयर की वाइफ उसे हौसला देती है और फिर जो उनका हेड होता है वो उन्हें बताता है कि वो अपनी कुर्सी उसे देना चाहता है जिसने आज तक इस सिटी के लिए कुछ किया हो। जैसे कि मैंने इस सिटी के लिए अपनी एक टांग कटवा दी और अब मैं बिना टांग के होने के बाद भी सिटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। फिर वहां से जाने का टाइम होता है, वो मेयर को बुलाता है और उसकी वाइफ को सपोर्ट देकर उसे वहां से ले जाने के लिए बोलता है। ये सारी चीजें गोंग जी-हुन देख रहा होता है। देखकर उसे जलन हो रही होती है और उसे समझ में आ रहा होता है कि मेयर अपनी जगह धीरे धीरे बना रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेरी से उसकी बहन मिलने आई है। वो बहुत ज्यादा खुश है कि उसने उसकी माँ की ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे पे कर दिए हैं और उसकी कॉलेज की फीस भी भर दी है। लेकिन जेरी ये सब सुनकर शॉक हो जाता है कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन तभी वहां पर गोंग जी-हुन आता है और वो जेरी से बात करता है। वो उससे बोलता है कि वो उसे भी बहुत सारे पैसे देगा जिससे उसकी सारी फैमिली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जेरी इस लालच में आ जाता है और वो गोंग जी-हुन की बात मान लेता है। गोंग जी-हुन उसे एक पॉइजनस ड्रिंक देता है जिससे वो बोलता है कि जाकर पार्क चंग-हुन को पिला देना, ज्यादा कुछ नहीं होगा, उसे बस पेट में दर्द होगा। जेरी ऐसा ही करता है। जेरी अपने सेल में जाता है और वो बताता है कि आज उसका लास्ट डे है जेल में, इसके बाद वो छूट जाएगा। इस चीज की सभी खुशी मना रहे होते हैं। पार्क चंग-हुन उसे बोलता है कि इसके बाद अब कुछ गलत मत करना, अच्छे से रहना और अपनी माँ और बहन का ध्यान रखना। इसलिए फिर वो सबको ड्रिंक ऑफर करता है और पार्क चंग-हुन को भी वो एक ड्रिंक देता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, जेरी जेल के बाहर खड़ा होता है और तभी वहां पर मीहो और उसके फादर पार्क चंग-हुन से मिलने आते हैं। तभी हम अंदर का सीन देखते हैं जहां पर पार्क चंग-हुन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसे एम्बुलेंस से कहीं ले जाया जाता है। जेरी सारी चीजें देख लेता है। वो जल्दी से मीहो को बताता है कि ऐसे ऐसे पार्क चंग-हुन की तबीयत बिगड़ गई है और उस एम्बुलेंस को फॉलो करो। फिर हम देखते हैं कि वो एम्बुलेंस वाले उसे कहीं और ही ले जा रहे होते हैं, लेकिन फादर इन लॉ जाकर एम्बुलेंस को रोक लेते हैं और मीहो अपने नर्स होने का फायदा उठाकर उसे वापस हॉस्पिटल ले जाती है। इसी बीच में उसका ट्रीटमेंट चलता है और मीहो उसका ध्यान रखती है। जेरी को थैंक यू बोलती है और वो लोग जेरी को कुछ पैसे ऑफर करते हैं, ये बोलकर कि तुम अभी जेल से फ्री हो, तुम्हारी फैमिली को जरूरत होगी। फिर जेरी ये सारी चीजें देखकर उनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होता है और वो वहां से चला जाता है। फिर पार्क चंग-हुन को होश आ जाता है। मीहो उससे बात करती है कि ऐसा तुमने क्या खाया था जो तुम्हें इतना दर्द उठा। लेकिन इसी बीच उस गार्ड ने मीहो को सिर्फ 10 मिनट दिए होते हैं पार्क चंग-हुन से बात करने के लिए। मीहो पार्क चंग-हुन को दवाई देती है, ड्रिप्स लगाती है और उसके बाद पार्क चंग-हुन को याद आता है कि उसने लास्ट ड्रिंक जेरी के हाथ से पी थी और उसी के बाद से उसके पेट में दर्द उठा था। लेकिन फिर वो इमोशनल होकर मीहो से बातें करने लगता है कि हम पहले जैसी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे क्या? पहले जैसे हम रहते थे वैसे रह पाएंगे क्या? हम साथ बैठते थे, टीवी देखते थे। ये सारी चीजें देखकर मीहो उसे हौसला देती है और उससे बोलती है कि वो सब ठीक कर देगी, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो उसके साथ है। फिर उसे हक करती है और एक प्यारी सी किस देकर वहां से वापस आ जाती है। फिर सुबह हम देखते हैं कि पार्क चंग-हुन को वापस जेल में ले जाया जाता है, लेकिन कार का रूट बदल जाता है और वो उसे कहीं और ले जा रहे होते हैं। अब हम एक चर्च का सीन देखते हैं जहां एक आदमी आकर एक कार्ड उठाता है। तभी पीछे से वहां पार्क चंग-हुन आ जाता है। उसे मालूम पड़ता है कि यही बिग माउस है। उनके बीच में हाथापाई चालू हो जाती है और जैसे ही वो उसका मास्क हटाता है उसे उसी का ही चेहरा दिखाई देता है, जिसके बाद उसकी आंख खुल जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि ये तो एक सपना था। वो देखता है कि उसको स्ट्रेचर से बांधा गया हुआ है और वो एक वाइट रूम के अंदर कैद है। फिर हम देखते हैं वहां पर गोंग जी-हुन और इन्वेस्टिगेटर आ जाते हैं। वो दोनों उससे बोलते हैं, हम तुम्हें ट्रुथ सीरम देने वाले हैं। हमें बताया जाता है कि उन्होंने पहले पार्क जे-उन को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था, जिससे वो हार मानकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दे कि वो बिग माउस नहीं है। अब गोंग जी-हुन उसे सिरम का एक डोज देता है, जिससे पहले तो वो बेहोश हो जाता है, पर जब उसको होश आता है उसे उसके ऊपर एक चूहा बैठा दिखाई देता है। धीरे धीरे वहां पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और पार्क चंग-हुन बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। हालांकि वहां पर कोई भी नहीं था, ये तो बस सिरम का असर था। वो बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है वो देखता है कि गोंग जी-हुन उससे पूछ रहा है कि क्या तुम ही बिग माउस हो? पार्क चंग-हुन जवाब देता है कि उसे नहीं पता। फिर वो उससे दोबारा पूछता है, तुम्हें मेरे 100 मिलियन लौटाने होंगे। वो फिर कह देता है कि मुझे नहीं पता। उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसको दूसरा डोज भी देने वाला था,
पर इन्वेस्टिगेटर उसे मना करता है। उन दोनों की आपस में थोड़ी बहस होती है, लेकिन वो गुस्से में उसे दूसरा डोज देने वाला था। तभी पाक चंग-हुन बेहोश हो जाता है और फिर गोंग जी-हुन उसे ट्रुथ सीरम नहीं देता है। अब गोंग जी-हुन उसके ऊपर पानी डालकर उसे जगाता है। गोंग जी-हुन उससे दोबारा पूछता है कि तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें ये डोज दे दूंगा। तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। पार्क बेहोशी की हालत में कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी वो उसे गुस्से में डोज देने ही वाला था। पार्क एक माउंटेन की लोकेशन बताता है। वो जब वहां पहुंचते हैं, वो उन तीनों वीआईपी को खोदने का बोलते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। तभी वहां पर एक संदूक दिखाई देता है। वो उसे बाहर निकालते हैं और उसमें बस एक गोल्ड बिस्किट होता है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा निराश थे और गोंग जी-हुन कहता है कि अब मैं इसे मारने वाला हूं। हम देखते हैं कि सारा का सारा गोल्ड कोई और ही लेकर जा रहा था और वही बिग माउस है। वो दोनों उसके पास वापस आते हैं और गोंग जी-हुन उससे पूछता है कि हमें वहां पर सिर्फ एक ही गोल्ड बिस्किट मिला है, बाकी का सारा पैसा कहां है? जिस पर पाक चंग-हुन उससे कहता है कि तुम्हें मैंने सबूत देने के लिए ही वहां पर भेजा था कि मैं ही बिग माउस हूं और मुझे रुपयों का पता है। फिलहाल मुझे भूख लग रही है, अगर मेरा मूड ठीक हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे रुपए कहां हैं। पाक चंग-हुन के लिए खाना लाया जाता है। वो सुशी का फर्स्ट बाइट लेने ही वाला था कि तभी फायर अलार्म एक्टिव हो जाता है। वहां सब कुछ ब्लर हो जाता है और पार्क चंग-हुन को लगता है कि यही चांस है उसके यहां से भागने का और शायद बिग माउस उसकी मदद कर रहा है। यहां हम एडमिनिस्ट्रेटर को देखते हैं जो कि फायर ब्रिगेड वाले लोगों को बुला रही होती है, लेकिन वो लोग तो पहले ही आ चुके होते हैं। हम देखते हैं कि पार्क चंग-हुन उस गार्ड से बचने की कोशिश कर रहा होता है। वो गार्ड उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। तभी वहां पर उसका दोस्त जेरी आ जाता है जो कि फायर ब्रिगेड की कॉस्ट्यूम में था और वो पार्क चंग-हुन से कहता है कि मैं यहां तुम्हारी हेल्प करने आया हूं। पर वो गार्ड जेरी को भी बहुत ही ज्यादा मारता है। अब वो दोनों किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। वो अपनी कार में जा रहे होते हैं जिसका पीछा हर कोई कर रहा था। जेरी साइड में गाड़ी लगाता है और पार्क चंग-हुन उससे पूछता है ये सब कुछ क्या हो रहा है? जिस पर जेरी बताता है कि ये गाड़ी की चाबी लो और दूसरी गाड़ी में बैठकर यहां से चले जाओ। मुझसे ये सब बिग माउस करा रहा है और मेरी उससे फोन पर ही बात हुई है। पार्क चंग-हुन नीचे उतरता है और गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि एम्बुलेंस वाले किसी की बॉडी को स्ट्रेचर पर ले जा रहे होते हैं। बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जेरी की होती है। पार्क चंग-हुन को इस बात का बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है। अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि अब उसे कहां जाना चाहिए। इतने में ही उसे टेक्स्ट आता है जहां पर एक होटल की लोकेशन दी गई थी। सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी, इसलिए पार्क चंग-हुन को एक पुलिस वाला रोक लेता है। वो फोटो वाला बंदा पार्क चंग-हुन से मैच हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे जाने देता है क्योंकि वो बिग माउस का ही आदमी था। अब पार्क चंग-हुन अपने रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसे सब कुछ लग्जरी मिलता है। अगले सीन में हम गोंग जी-हुन को देखते हैं जिसके पास इन्वेस्टिगेटर की कॉल आ रही होती है। वो उसे बताता है कि मेरे पास पार्क चंग-हुन का नंबर ऑन हुआ है, तो वो किसी न किसी से बात करने की कोशिश जरूर करेगा। वो इससे पहले कुछ और कहता उसे दिखाई देता है कि पार्क चंग-हुन की वाइफ, फादर इन लॉ और प्रोसिक्यूटर वो तीनों उसी की ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और ये सब पार्क चंग-हुन एक क्लॉक टावर में खड़े होकर उन्हें देख रहा होता है। वो सामने वाली बिल्डिंग पर एक एड चलाता है जिसे देखकर मीहो समझ जाती है कि ये एड उसी के लिए है। वो उस नंबर पर कॉल करती है और उसकी बात पार्क चंग-हुन से होती है। वो दोनों आपस में कुछ बात करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। फिर हम पार्क चंग-हुन को देखते हैं जो कि रेडी हो रहा होता है क्योंकि आज ट्रायल का डे है और इन्वेस्टिगेटर भी वहां पहुंच जाते हैं। वो एक जगह पर जाता है जहां पर वो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। वो उसमें बोलता है कि आज मैं आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन देने वाला हूं ट्रायल के बारे में, और यहां पर एंड हो जाता है।